हेलो, स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफ़ेयर की क्लास में। आज है 27 जुलाई। 27 जुलाई के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर्स हैं, वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 27 जुलाई को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? बताओ जी कौन-सा दिवस मनाया जाता है? सीआरपीएफ स्थापना दिवस, कारगिल विजय दिवस, आयकर दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं? 27 जुलाई को मनाया जाता है सीआरपीएफ स्थापना दिवस। बात कर रहे हैं कारगिल विजय दिवस की, ये कब मनाया गया है? ये 26 जुलाई को। ठीक है जी, आयकर दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 24 जुलाई को। ठीक है जी। क्या है? सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स सीआरपीएफ क्या है? सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स के स्थापना दिवस के रूप में हर साल 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बात करें इसके ये कब अस्तित्व में आया था सीआरपीएफ? ये आया था 1939 में। ठीक है जी, 1939 में अस्तित्व में आया था। अगर हम बात करें इसकी, तो ये सीआरपीएफ भारत में अग्रणी केंद्रीय पुलिस बलों में से एक है, ठीक है जी। इस बल को पहले किस नाम से जाना जाता था सीआरपीएफ को पहले? बताओ जी किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता क्राउन रिप्रेजेंटेटिव क्राउन रिप्रेजेंटेटिव ठीक है जी, पुलिस के नाम से इसको जाना जाता था पहले, ठीक है जी। अब क्या है 28 दिसंबर 1949 को भारत की आज़ादी के बाद इसका नाम क्या है? सीआरपीएफ अधिनियम के तहत अधिनियमन के तहत इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल रखा गया। ठीक है जी, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल रख दिया गया उसके बाद। ठीक है जी। पहले किस नाम से जाना जाता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से। 28/12/1949 को इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल रख दिया था। ठीक है जी, रखा गया। अब बात कर लेते हैं इसकी वीरता के बारे में सीआरपीएफ की। 1950 के दशक में क्या है, 1950 के दशक के प्रारंभ में सीआरपीएफ के सैनिकों ने, ठीक है, भारत में भुज और चंबल के भीड़ों में भेजा गया। वहाँ उन्होंने देश में आतंकवादी घुसपैठ को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब क्या है 1962 के अंदर क्या है जब चीनी आक्रमण हुआ था, इस दौरान इन्होंने भारतीय सेना के साथ मिलकर इस आक्रमण को ध्वस्त किया और इसमें क्या है 8 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था, दिल्ली में संसद पर हमले में सीआरपीएफ के जवानों ने क्या है दिल्ली के भारतीय संसद के परिसर में घुसे पाँचों आतंकवादियों को मार गिराया था। बात करें 2008 की, 2008 में नक्सली आंदोलन का मुकाबला करने के लिए सीआरपीएफ में कमांडो बटालियन फॉर रिजल्ट एक्शन कोबरा नामक एक विंग जोड़ा गया था। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जी, हाल ही में किस राज्य के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बताओ जी, इस राज्य के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? मिजोरम, असम, गोवा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 2 आएगा असम। ठीक है? असम के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। पूर्वोत्तर से ये पहली बार है कि किसी धरोहर ने इस सूची में जगह बनाई है। ठीक है जी, इससे पहले भारत की कितनी साइट्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल थी? 42। अब कितनी हो गई है? प्लस 1 करके 43 हो गई है। ठीक है जी। मोहितम जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली 43वीं साइट बन गई है इस तरह से। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं अहोम मोहितम। ठीक है जी, पिरामिड श्रीकी अनूठी टेलनुमा संरचनाएं हैं। ठीक है, जिनका इस्तेमाल क्या है, तो ताई अहोम वंश द्वारा क्या है अपने राजवंश के सदस्यों की उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ दफनाने के लिए किया जाता था। इसका जो प्रयोग है, ठीक है, यानी ये असम के शाही परिवारों की कब्रिस्तान है, मोहितम है जो। ठीक है जी। असम के सीएम है जो हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने कहा कि मोहितम ने संस्कृति संपत्ति श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जगह बनाई है। ठीक है, यह क्या है असम के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यह पहली बार है कि जब कोई उत्तर पूर्व का कोई स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट है जी हमारे कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत के राष्ट्रपति भवन का में स्थित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? गणतंत्र मंडप रखा गया है। ठीक है जी। जापान के वैज्ञानिकों द्वारा क्या है जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। आगे देख लेते हैं जी, विश्व की 10 बड़ी कोयला खदानों में
घेवरा, कुसमुंडा 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं। कौन-कौन सी शामिल हुई हैं? 10 विश्व की 10 बड़ी कोयला खदानों के अंदर घेवरा और कुसमुंडा भारत की 2 भारतीय खदानें शामिल हुई है। अब क्या है, असम सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की योजना घोषणा की है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में 31 मार्च 2027 तक भारत में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? बताओ जी कितने? ऑप्शन वन राइट आंसर है 25,000। ठीक है। केंद्र सरकार ने क्या है 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 क्या है भारतीय प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री जो हमारे अनुप्रिय पाटिल ने बताया कि पिछले महीने जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत क्या है 2047 दवाइयों, ठीक है, और 3000 सर्जिकल और चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों को सुलभता से उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने के लिए राज्य को विधायी अधिकार दिया है? खनिज और खनिज युक्त भूमि, कृषि आय, कोयला से अंतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी कि इनमें से कौन सा सही आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने के लिए राज्य को विधायी अधिकार दिया है? ये दिया है जी ऑप्शन वन राइट आंसर है हमारा, खनिज और खनिज युक्त भूमि। ठीक है जी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन वन होएगा। ठीक है जी। अब क्या सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच थी 9 जजों की। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं इसको, संवैधानिक बेंच। ठीक है जी? कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, उसके जो अध्यक्षता किसने की? मुख्य न्यायाधीश है भारत के जो सीजेआई, ठीक है जी, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है जी? चंद्रचूड़। इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसके अंदर क्या है 8+1, 8 का मतलब क्या है 8 तो जज थे, उन्होंने इसके हक में फैसला सुनाया। लेकिन एक जज थी जो वो इसके हक में नहीं थी। ठीक है? उनका नाम क्या है, 8 का नाम नहीं याद रख पाएँगे। एक जिसने उसके पक्ष में फैसला लिया वो है जज हैं बीवी नगरत्न। ठीक है जी? नगरत्न। इनके द्वारा क्या है इसके उल्ट जो 8 जज थे उनके उल्ट फैसला सुनाया है। ठीक है? इस प्रकार से मेजॉरिटी से क्या है 8 ज़्यादा है, मेजॉरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है? इसी कारण क्या है 8 जजों के द्वारा क्या है कि वो खनिज और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के लिए राज्य को विधायी अधिकार दे दिया है। ठीक है जी? अब मेजॉरिटी के कारण क्या है ज़्यादा ज़्यादा पक्ष में वोट पड़ने के कारण के ज़्यादा पक्ष में फैसला सुनाए जाने के कारण क्या है खनिज और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने के लिए क्या है राज्य को विधायी अधिकार दे दिया गया। आगे कुछ अन्य देख लेते हैं महत्वपूर्ण। मलेशिया ने मुजफ्फर शाह मुस्तफा को, ठीक है जी, भारत में अपना उच्चायुक्त मलेशिया ने किसको नियुक्त किया है? वो किया है मुजफ्फर शाह मुस्तफा को। ठीक है जी। फीफा रैंकिंग के अंदर शीर्ष पर कौन है? हाल ही में जो रैंकिंग आई फीफा की उसमें अर्जेंटीना शीर्ष पर आया। ठीक है? और भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा? 124वां। ठीक है जी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 82वां। ठीक है? पहले कितना था? 84वां, अब कितना हो गया? 82वां। और शीर्ष पर कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। ठीक है जी। हाल ही में जो सीटी कुरियन का निधन हुआ वो कौन थी? वो एक अर्थशास्त्री थी। ठीक है जी। अब अमेरिका में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा जी। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कौन सा है? हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? बताओ जी, पहली कृषि निर्यात सुविधा योजना कहाँ पर लागू करने की घोषणा की गई है? मैंगलोर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर की गई है? ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर आएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है जी। अब क्या है हमारे मंत्री हैं जो सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई के जवाहरलाल, ये कहाँ की है? मुंबई की जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, पर 284.19, ठीक है जी, करोड़ रुपए की लागत से क्या है वाली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है जी। यह क्या है भारत में स्थापित की जाने वाली पहली सुविधा है।
ये क्या है, भारत में स्थापित की जाने वाली पहली सुविधा है। लॉजिस्टिक के क्षेत्र में अक्षमताओं को यह दूर करेगी। ठीक है जी। कई तरह के रख-रखाव को कम करेगी यह। यह कृषि उत्पादों के खराब नहीं होने की समय सीमा को भी बढ़ा देगी। ये जो हमारी एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा है, ये क्या है, कृषि उत्पादों के खराब होने की समय सीमा को बढ़ाएगी, जल्दी से खराब नहीं होंगे। ठीक है जी। यह किसानों को सशक्त बनाएगी, रोजगार के अवसर और निर्यात क्षमता को बढ़ाए। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बताओ जी, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मॉडल कौशल ऋण योजना को जयंत चौधरी, पीयूष गोयल, चिराग पासवान या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया है ये किया गया है जयंत चौधरी जी द्वारा। ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होएगा। केंद्र सरकार के कृषि कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के, ठीक है, और शिक्षा राज्य मंत्री जो जयंत चौधरी, उनके द्वारा संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि वित्तीय बिना किसी वित्तीय बाधा के देश के युवाओं को कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है जी। इस योजना के उद्देश्य से क्या है, युवाओं को कई तरह के उन्नत स्तर के कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुँचना आसान हो जाएगा। ठीक है, इनमें उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम शामिल है, जिनके लिए अक्सर उच्च पाठ्यक्रम का शुल्क देना पड़ता था, पहले बहुत ज़्यादा शुल्क था, जिस कारण क्या है, कई बच्चे जो है, ठीक है जी, कई बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाते थे कौशल पाठ्यक्रम को करने से। ठीक है जी, अब इससे क्या है, इस पहल से क्या है, भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है जी। आगे देख लेते हैं थोड़ा-सा इसके बारे में विस्तार से। जो हमारे मंत्री जी हैं, उनके अनुसार इसमें उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम शामिल है। कौन-सा? उच्च स्तरीय। ठीक है जी, स्तरीय पाठ्यक्रम शामिल है। कौन-सा? उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम शामिल है, जिनके लिए अक्सर उच्च पाठ्यक्रम का शुल्क देना पड़ता था। इस पहल से क्या है, भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है जी। और वो उनको आसानी होगी किसी उच्च उन्नत स्तर के कौशल पाठ्यक्रम को, ठीक है जी, पढ़ने के लिए, जो स्वाभाविक रूप से कई योग्य विद्यार्थियों और उम्मीदवारों के लिए मिशनमुखी और मांग वाले औद्योगिक कौशल हासिल करने में महत्वपूर्ण वित्तीय बाधा उत्पन्न करते थे ये पहले। ठीक है जी। अब क्या है, इस कारण क्या है, इसी कारण क्या है, ये जो माडल कृषि कौशल ऋण योजना है, इससे क्या है, इसको स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने अनुमोदन के साथ इस योजना के दिशा निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। ठीक है जी। जिससे क्या है, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस संस्थान और लघु वित्त बैंक भी ऋण देने के पात्र हो जाएँगे बच्चों को। ठीक है जी, जो क्या है, वित्तीय ऋण के 75% तक डिफ़ॉल्ट के विरुद्ध गारंटी द्वारा सहायता प्रदान प्राप्त करें। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। उड़ीसा सरकार, ठीक है जी, उड़ीसा सरकार द्वारा कौन-सी योजना लॉन्च की है? समय योजना। ठीक है जी। डीआरडीओ द्वारा क्या है, उड़ीसा के चांदीपुर में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली चरण 2 का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर किया सफल परीक्षण है? उड़ीसा के चांदीपुर में। अब क्या है, फीडे इंडियन जॉन के अध्यक्ष संजय कपूर चुने गए हैं। ठीक है जी। फीडे जो फेडरेशन इंटरनेशनल रेस्ट है, उसके क्या है, जोन इंडियन जोन के अध्यक्ष को चुने गए हैं संजय कपूर जी। ठीक है जी। तो पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीज़ा नीति को आसान बनाया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में 33वें ओलंपिक खेलों के ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? बताओ जी, कहाँ पर आयोजित किया गया 33वां ओलंपिक खेलों का ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह? ये किया गया है पेरिस के अंदर। ठीक है जी। आगे है जी हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजना है? बताओ जी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन ये किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजना है? संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका है जी? ये है जी संस्कृति मंत्रालय का। ठीक है जी। सांस्कृतिक मंत्रालय ने क्या है, भारत में गाँवों को सांस्कृतिक विरासत का व्यापक अवलोकन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन है, ठीक है जी, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, ठीक है जी, एनएमसीएम शुरू किया है।
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 6.5 लाख गाँवों के सांस्कृतिक पहलुओं का मानचित्रण करते हुए विकास और पहचान में सांस्कृतिक विरासत के भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है जी। और कलाकारों एवं कला प्रथाओं का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाना है। ठीक है जी। साथ ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल के लिए एक वेब पोर्टल व मोबाइल ऐप बनाना है, इसका उद्देश्य है जो। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं सांस्कृतिक मंत्रालय में मंत्री कौन है हमारे जी? ये है गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ठीक है, रक्षा मंत्रालय तो पता ही है आप सबको, राजनाथ सिंह के पास है, राजनाथ सिंह जी के पास। बात करें वित्त मंत्रालय की, वो तो अभी थोड़े दिन पहले हमारा बजट पेश किए गए, वो किसके द्वारा किए गए? निर्मला सीतारमन जी द्वारा। ठीक है जी। ठीक है जी। अब वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन जी के पास है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है, और सांस्कृतिक मंत्रालय किसके पास है जी? सांस्कृतिक मंत्रालय है जी गजेंद्र सिंह, ठीक है जी, शेखावत जी के पास है। ठीक है जी, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि संस्कृति मंत्रालय किसके पास है। आगे है जी, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन से संबंधित है? बताओ जी, ये है यूरोपीय संघ से। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया के हमजा हजा का निधन हुआ, वो कौन थे? बताओ जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या उपरोक्त में से कोई नहीं। वो कौन थे? वो उपराष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति हमजा हज का हाल में निधन हो गया। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हाल ही में किसके द्वारा SIMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया इस्पात मंत्रालय द्वारा। ठीक है जी। इस्पात आयात निगरानी प्रणाली, इसका पूरा। ठीक है जी। इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल, नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है जी। इसको क्या है, स्टील आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल का अनावरण किया गया, जो मौजूदा में प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उन्नयन है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में स्टील, ठीक है जी, भारत के अंदर क्या, स्टील आयात की निगरानी को सुव्यवस्थित करना और बेहतर बनाना है। यह पहल घरेलू इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने, निष्पक्ष व्यापार प्रथा को सुनिश्चित करने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अब हम SIMS 2.0 का उद्देश्य जान लेते हैं क्या है। ठीक है जी। इसका उद्देश्य स्टील आयात पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करना है, जिससे आयात मात्रा पर नजर रखने में पारदर्शिता और सटीकता में सुधार हो। पोर्टल का आयात प्रवृत्ति और पैटर्न में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करके नीति निर्माताओं तथा उद्योग हितधारकों को सूचित निर्णय लेने में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है इस पोर्टल को। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, हाल ही में लोक पारंपरिक हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाए? उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है जी उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर क्या है, लोक पर्व हरेला त्योहार के उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। हरेला का मतलब है हरियाली। ठीक है जी। उत्तराखंड राज्य कृषि पर निर्भर है, और यह लोक पर्व इसी पर आधारित है। आगे अन्य देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। के चोगलिंगम लिंगम को प्रतिष्ठित हंस वान हैंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कृषि विज्ञानी कमला पुजारी जी का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है जी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थी कृषि विज्ञानी कमला पुजारी जी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच किसे नियुक्त किया गया है? मनोलो मार्केज को नियुक्त किया गया है। ठीक है जी। राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया गया जाता है? 22 जुलाई को। मुख्यमंत्री युवा कार्य योजना कहाँ पर शुरू की गई है? ये महाराष्ट्र के अंदर शुरू की गई है। ठीक है जी।